यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस समय भारत अमेरिका का जो काफ़ी समय से मामला जो चल रहा है कि टैरिफ का मामला, उस पर आज थोड़ा बात किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि कहाँ गया वो, एक मिनट, कलम ही भूल गए थे। देखिए, इसमें भारत और अमेरिका के बीच आप देखेंगे कि टैरिफ वार चल रहा है। टैरिफ वार चल रहा है। टैरिफ पहले समझा जाए कि टैरिफ होता क्या है, फिर इस पर चर्चा किया जाएगा मामला है क्या। जैसे मान लीजिए दो कंट्रियां हैं, ए ए क्या अमेरिका और आई इंडिया। टैरिफ होता क्या है, एक प्रकार का, एक देश से दूसरे देश जब कोई सामान आयात निर्यात आयात होता है, बाहर से सामान मंगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो एक देश से जब दूसरे सामान बेचे जाते हैं तो दूसरे देश जहां पे आपने सामान भेजा, उस देश के द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर है, टैक्स है, सीमा शुल्क भी इसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए भारत का कोई भी सामान अगर अमेरिका में जा रहा है, कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है, तो अमेरिका ने क्या बोला कि सर पहले तो आप 25% देते थे, अब 25% और बढ़ा दीजिए, 27 जुलाई से हुआ है। लेकिन अभी तो मामला कोर्ट में भी है, वहां की कोर्ट भी इनको डांट रहा है कि ऐसा है कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, आपने ये जो किया है, आपने पुराने बनाए गए एक्ट का उल्लंघन भी किया है, यह सही भी नहीं है। 14 अक्टूबर तक देखिए क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि आप देश को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमको इतने जो नुकसान होंगे उसका आप खामियाजा आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि एक व्यापारी आदमी है, आप अपने हिसाब से ये बोल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग इस टैरिफ को समझा जाए कि कोई भी सामान प्रोडक्ट अगर अमेरिका में आता है, तो मान लेते हैं ये कोई सामान यहाँ पे 400 रुपए में बन रहा है, या 100 रुपए ही सही रहेगा, 400 ही बनाते हैं। और इंडिया में भी कोई सामान 400 रुपए में बनता है। पहले एक एग्जांपल समझिए, अपने आप समझ लेंगे। कोई सामान अमेरिका में 400 रुपए में बनता है, और कोई सामान, वही सामान जो सामान बन रहा है, वही सामान इंडिया में भी 400 में बनता है। तो मान लीजिए अब इस मार्केट में दोनों सामान अगर बिकते हैं तो क्या होगा, जिसका दोनों में जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो बिकेगा। क्योंकि जब चीजें रेट बराबर हो तो लोग क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन जहां सस्ता महंगा काफी गैपिंग हो तो लोग सस्ती चीजों को ज्यादा वरीयता देते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो मान लीजिए ये हुआ। अब ये अमेरिका क्या किया कि अब इनके इंडिया के सामान को देखा कि तो बैलेंस ही हो रहा है। इधर इंडिया ने क्या कर दिया, पहले इंडिया की बात को समझते हैं। जो सामान 400 में बना रहा था, मान लीजिए 300 रुपए में ही बनाने लगा, सस्ता बनाने लगा। प्रोडक्ट में क्वालिटी का मैटर अभी हटा करके देखा जाए, वही सामान अब 400 की जगह 300 में बनाने लगा। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका में जब ये सामान आएगा, तो अमेरिका में जब 300 अगर आता है, 300 में वो सामान मिलने लगता है, तो कोई भी इंडिया का सामान ज्यादा पसंद करेगा खरीदना अमेरिका के निवासी के द्वारा। अमेरिका के लोग क्या चाहेंगे, तो अरे ये थोड़ा सस्ता है, उस चीज को खरीदेंगे। तो इससे किसका नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा अमेरिका के व्यापारियों का, वहां के बिजनेस सेक्टर को। इसलिए उस पर वो क्या करेंगे, 300 के हिसाब से उसमें 50% टैरिफ लगाएंगे, तो वो चीज महंगी हो जाएगी और यहाँ के व्यापारियों को सुरक्षा मिल जाएगी, और राजस्व में जो पैसा घाटा भी हो रहा था वो फायदे में बदल जाएगा। मुख्य रूप से टैरिफ इसलिए लगाया जाता है, ताकि कोई भी देश टैरिफ इसलिए लगाता है, ज्यादा महंगा करना चाहता है, ताकि उसके व्यापारियों को फायदा हो, उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल आ जाए, मतलब इनकम का स्रोत बन जाए। कुछ राजनीतिक कारण भी होता है, और कुछ किसी देश को दंड के रूप में भी, सजा के रूप में भी टैरिफ के रूप में दिया जाता है। तो अमेरिका ने भी दो कारणों से लगाया। पहला कहा कि इंडिया, आप रूस से तेल खरीदते हो, कच्चा तेल, सरसों का तेल नहीं, पेट्रोलियम जो उसमें जो भी आएंगे, तो कच्चा तेल खरीदते हैं। तो कच्चा तेल जो खरीदते हैं,
तो आप उससे मत लीजिए, क्योंकि उधर रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, तो वो चाहता है कि भारत इससे दूरी बनाए रखे। ठीक है, तो रूस से अगर हम लोग कच्चा तेल लेंगे तो वो 25% टैरिफ वैसे ही बढ़ा दिया था। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और सीज फायर हुआ था, तो भारत ने उनकी, अमेरिका के ट्रम्प साहब का वो बात को माना भी नहीं कि हाँ इन्होंने ऐसे सीज फायर को, वो मतलब दोनों लोगों में समझौता या कुछ बातें हुई, उस समय भी अमेरिका की नाराजगी थी, तो उस चीज को उन्होंने बढ़ा दिया। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 50% हुआ, जो 27 जुलाई से एक्टिव मोड पर आने की बात हुई थी। 14 अक्टूबर तक इसको लेकर फिर से फैसले होने हैं, देखिए क्या होता है। अब ये चीजें हुई। अब दूसरा चीज, भारत में इस समय मोदी जी जो हैं, इससे पहले अब ये जापान गए हुए थे, वहां प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद एससीओ की बैठक जो हुई, संघाई सहयोग संगठन की बैठक जो चीन में हुई, वहां आप चीन के राष्ट्रपति से मिले। तो जब इन देशों से मुलाकात हुई और वहीं पे रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई, तो जब मंच में और मीडिया में रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को देखा ट्रंप साहब ने, तो मोदी जी को ट्वीट भी करने लगे थे 1-2 दिन पहले, और रीट्वीट इधर से भी मोदी जी ने भी जवाब दिया कि भारत से हमारे रिश्ते काफी ठीक हैं, सुधार है, हम दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा ईयू में, यूरोपियन यूनियन देशों से उन्होंने एक किनारे कह दिया है, मतलब ये भी पेपर में आया है, मीडिया में भी आया है, कि आप लोग भी इंडिया पर टैरिफ लगाइए सजा के तौर पे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में इंडिया रूस के साथ लगातार अपना जुड़ाव रखा हुआ है। और इंडिया से क्यों नाराजगी है कि जब आप रूस से तेल खरीदेंगे तो उसके, रूस का जो इनकम का स्रोत है वो चलता रहेगा, वो हारेगा क्यों युद्ध में, क्योंकि उसको एनर्जी तो मिल ही रहा है, चीन भी ले रहा है, लेकिन चीन को उतना वो कह नहीं पाएंगे, चीन काफी शक्तिशाली कंट्री है। इंडिया, चूंकि इंडिया उनकी हाथ से निकल ना जाए, ये भी उनको दिक्कत है। वहां के, अमेरिका में अगर देखेंगे, वहां के लोगों से आप सर्वे करें, यहां तक कि वहां की पार्लियामेंट से सर्वे करें, तो कई 50% से अधिक लोगों का यह कहना भी है कि भारत से जो 25 साल के रिश्ते चले आ रहे थे और इधर जो हमारा एशिया पर पकड़ बनाने वाली बात थी, वो भी कहीं ढीला ना पड़ जाए। क्वाड की बैठक नवंबर-दिसंबर के आसपास होने वाली है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब आते हैं या नहीं। और इधर ब्रिक्स का बैठक होना है 2026 में। 2025 में तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स से भी उनको प्रॉब्लम है, चूंकि उनको पता है कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये सब, साउथ अफ्रीका मिल करके, वैसे तो 10 कंट्रियां हैं, तो ये सब मिल करके एक अपना ही संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। और G7 जो है, G7 ये ब्रिक्स से ऐसा ही नाराज है, क्योंकि इकोनॉमी रूप से भी ब्रिक्स इसमें बहुत तेजी से आगे आ रहा है। तो कुछ मामले हैं, उसको पहले देख लिया जाए। देखिए वाशिंगटन डीसी में ये 27 अगस्त को बता ही दिए हैं कि 500 अरब डॉलर, हाँ यही दिखाना था, 500 अरब डॉलर का अनुमान ये बोले थे ट्रंप साहब ने कि हम 500 अरब डॉलर का नुकसान होगा अगर हम टैरिफ को फिर से, उस चीज को रोक देते हैं। टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अमेरिका अपने व्यापारियों को बचाना चाहता है, सजा के रूप में हमें इंडिया को देना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है कि आप रूस से दूरी बनाए रखें, चीन से दूरी बनाए रखें। मुख्य रूप से तो रूस से ही दुश्मनी है। और रूस यूक्रेन युद्ध में अगर रूस को तेल, कच्चा तेल कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो रूस कमजोर पड़ेगा, जिससे अमेरिका को अपनी जीत दिखाई दे रही है। लेकिन इधर रूस हारने वाला है नहीं, पीछे हटने वाला है नहीं, कई सालों से युद्ध निरंतर चल रहा है, जिससे अमेरिका और ट्रंप साहब जो नया 2.0 मतलब दूसरा वाला इनका सेशन शुरू हुआ, तो अजीब ही टाइप के ट्रंप साहब दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एक और चीज है, भारत देखिए एससीओ की बैठक में शामिल होने गए थे 31 अगस्त को, 2 दिन का बैठक था। 7 साल बाद गए थे मोदी जी, क्योंकि चीन से भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। गलवान घाटी में अभी पता ही था 7 साल पहले क्या हुआ था, 2018 में भारत और चीन में सैनिकों में आपसी झड़प हुई, काफी खूनी झड़प हुई। 1962 में अरुणाचल प्रदेश में वो अपना दावा ठोकता ही, 62 में चीन जो ऐसे ही धोखा दिया ही था, जब हम लोग, नेहरू जी हो रहा था कि क्या इंडिया चीन भाई भाई, तो उसी समय उसने दिखा दिया कि हम भाई भाई नहीं हैं, हम ये हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि चीन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मंच पे किसी दूसरी कंट्री को
रिस्पॉन्स करने के लिए भी, एक होता है ना कि जब खुद का स्वार्थ हो तो दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है, क्योंकि उद्देश्य दोनों का एक है। तो इस वजह से भी हमें चीन के साथ नजदीक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इंडिया ने दिखाया भी। 30 अगस्त को गए थे मोदी जी और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। इसमें एससीओ सम्मेलन में सतत विकास की थीम है। इसमें आपके बेलारूस हैं, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाक, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इसके मेंबर हैं। इससे पहले जापान होकर आए, उसके बाद यहाँ बैठक हुआ। जापान में भी इन्होंने जो निवेश हुआ वहां पे भी कहा जा रहा है कि ये जापान जो है शिखर सम्मेलन किया 29 अगस्त को, डेट था 29 अगस्त को, चूंकि 31 को वहां 2 दिन के लिए। तो ये भी भारत में अच्छा खासा निवेश करने की बात कहा है जापान ने भी। जापान भी टैरिफ को लेकर काफी अमेरिका से परेशान है। और यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि वहां के पीएम जो है शिगुरु इशिबा, इन्होंने कहा कि जो भारत के साथ केवल हम लोग चंद्रयान वाले सेक्टर में भी, मतलब इसरो के साथ भी मिलकर काम करेंगे, निवेश वाले सेक्टर में भी काम करेंगे। जापान, चीन और रूस इस समय इंडिया के साथ मिक्स है, मतलब एक साथ मंच पर दिख रहे हैं। ब्रिक्स के नाते, चूंकि ब्रिक्स का सम्मेलन फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, 2026 में भारत मेजबानी करेगा। ये अमेरिका को और मतलब मुश्किल लग रहा है, खटक रहा है। और क्वाड का बैठक जो है 2025 में लास्ट में नवंबर दिसंबर के आसपास भारत में होगा। ठीक, 2025 में ब्रिक्स में जो सम्मेलन हुआ वो आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और ब्रिक्स ही असल उनका मुद्दा है जिससे वो काफी नाराज हैं। और ब्रिक्स के अलावा वो नहीं चाहते कि आप रूस के नजदीक जाएं। कोई भी देश खुद को केंद्र में रख करके, कोई भी देश खुद को केंद्र में रखकर, अब देखिए कैसा अजीब मामला है ये। क्वाड में जो बैठक बनी है, क्वाड में जिसमें आपके जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इंडिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो चीन के खिलाफ यह बैठक है, सीधा सीधा। वहीं आप ब्रिक्स को देख लीजिए, ब्रिक्स का जो बैठक है ये है एक तरह से एशिया को बांधने वाली बात, यूरोपीय कंट्रियों के खिलाफ कर सकते हैं, अपना एशिया में शक्ति को मजबूत करने वाली बात। ब्रिक्स का अपना ही वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई बोले कि G7 से भी, एक समय था G7 को बोला जाता है जितने धनवान देश हैं उनके साथ जुड़े हुए, अमेरिका, फ्रांस, इन लोग ब्रिटेन को लेकर। तो और इसमें ब्रिक्स में अगर धीरे धीरे इनकी संगठन बढ़ती गई तो इससे काफी नुकसान होगा अमेरिका जैसे देश को, यही वो नहीं चाहता। तो क्वाड का बैठक होना है। इधर ये रूस से हम लोगों ने तेल लेना बंद किया नहीं, पाकिस्तान के साथ भी हमारा रिश्ता उतना बेहतर कभी रहा ही नहीं। 14 अगस्त को मैच है, उसमें भी हरा दिया जाए तो अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका को यही परेशानी है। और दूसरी तरफ हम लोग धीरे धीरे, अब एक समय ऐसा आ चुका है विदेश नीति में, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भारत कम से कम किसी भी बड़ी कंट्रियों के सलाह या उनके दबाव में रहना पसंद नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर भारत जैसे, रूस, अमेरिका ने मना किया कि कच्चा तेल मत लो, हम टैरिफ लगा देंगे, और वहीं झुक गया होता, तो एक तरह से हम उनकी कठपुतली बन गए होते। हम लोग स्वतंत्र हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम रूस के बिल्कुल हितैषी हैं, हमें फायदा है, हम वहां से खरीदेंगे। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 1900 कह रहे हैं 15 अगस्त को जीएसटी की 2 नई दरें जारी कर दी। 28% को कर दिया घटाकर 18 और 5% 12 वाले को। यानी अब जीएसटी की 2 दरें होंगी, 2 स्लैब होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि शराब उराब ये सब चीज सस्ते हो जाएंगे, उस पर 40% टैक्स लगेगा। 1500 सीसी से अधिक अगर गाड़ी उड़ी हो तो उस पर भी टैरिफ, मतलब टैरिफ कह रहे हैं, टैरिफ चल रहा था इसलिए टैरिफ आ रहा है, जीएसटी उस पर भी ज्यादा लगेगा। जीएसटी कब पारित हुआ था? तो जीएसटी है आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 में, और जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई 2017 को। यहाँ इसको एग्जाम की दृष्टि से भी जानना जरूरी है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें 4 स्लैब होते थे पहले, 5, 12, 18, 28। तो ये वाला इस पे शिफ्ट और ये वाला इस पे शिफ्ट हो गया। ठीक, इसका मतलब यह नहीं कि बार बार बोल रहे हैं कि आप बहुत ऐसी चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज जैसे शराब हुआ, गुटखा हुआ,
या कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो काफी कॉस्टली और वीआईपी कोटे वाली चीजें होती हैं, धूम्रपान का हो, जो भी नशेड़ी चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं तो 40% लगभग टैरिफ आपका लगेगा, वो चीजें महंगी होंगी। लेकिन ये जीएसटी का जो सामान जो सस्ता हो गया, 12 वाला 5 और 28 वाला 18, इससे भारत में ही बने सामान प्रोडक्ट बहुत काफी सस्ते हो जाएंगे, जिससे जो टैरिफ की मार है इसमें हम लोग को, यहाँ के व्यापारियों को सहूलियत मिलेगा। ये एक तरह से अमेरिका का एक जवाब ही है। अमेरिका को यह जवाब दिया गया कि हाँ, भारत अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए नए रास्ते, नए विकल्प को खोज लेगा। और अच्छा भी है, अमेरिका अब इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको यह भी डर है कि कहीं चीन और रूस के साथ भारत का जो हमारा इतना पुराना जो रिश्ता इधर बन रहा था कि मोदी जी और ट्रम्प साहब मिलकर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाथ में हाथ मिलाकर घूमते थे, कहीं ऐसा ना हो कि भारत इंडिया जो है इधर से पीछे हट जाए, हमसे दूर हो जाए और एशिया पर हमारी पकड़ जो है ढीली हो जाए। क्योंकि सैन्य शक्ति के रूप में रूस काफी स्ट्रांग है, और आईटी सेक्टर कहिए या फिर जो भी इंडस्ट्री हर सेक्टर में कहिए तो चीन काफी आगे है, और इतना बड़ा बाजार है जो भारत का, ये तब सब मिल जाए। और जापान का भी झुकाव है टैरिफ मामले में, वो भारत के साथ ही है। जापान चीन के खिलाफ तो उतना रहता है, लेकिन इंडिया के प्रति उसका भी झुकाव रहता है, टैरिफ से वो भी नाराज है, और भारत में अपना बिजनेस वो बढ़ा ही रहा है, निरंतर बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका को नुकसान है। तो एक चीज यहाँ कहना एक और है कि बार बार एक चीज होता है कि कोई भी कंट्री, अब आप देखेंगे कभी कौन किसका दोस्त हो जा रहा है, कब किसका दुश्मन हो जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोग चीन के दुश्मन हैं, कुछ मामलों में चीन के सपोर्टर हैं। इतना होने के बाद भी हम लोग इससे ज्यादा बिजनेस भी खूब करते हैं। हर सामान जितने भी हैं, मोबाइल का हो, कंप्यूटर का हो, लगभग सामान चीन से ही मंगाया जाता है, और उसको भी इतना बड़ा बाजार नहीं मिलेगा। यानी आपका जो बिजनेस स्वार्थ है, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो उसको ही बेस बनाकर अपना संगठन मजबूत किया जाता है। सारी लड़ाई यही है। तो टैरिफ वो लगाए ताकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, वहां के जो व्यापारी हैं परेशान ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी कंट्रियों का अगर सस्ता सामान अमेरिका में बिकने लगा तो अमेरिका के व्यापारी अपना महंगा सामान कैसे बेच पाएंगे, जिसकी वजह से वो टैरिफ लगा रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन कंट्रियों को भी सलाह दे रहे हैं कि आप लोग भी भारत के साथ 100% टैरिफ लगा, अपने 50 लगा, उन लोग को सलाह दे रहे हैं 100% टैरिफ लगाइए। और वो यूरोपियन यूनियन तो पहले ही से भारत के 60 से 70% कंट्रियां वहां उधर की जो भी हैं, वो पहले ही कह रही हैं कि हम लोग 0% टैरिफ पर बात करेंगे, और वो 100% कैसे लगाएंगे, इतनी दूरी कैसे हो सकती है। टैरिफ अगर कोई कंट्री एक दूसरे पे नहीं लगाता है तो इससे व्यापार को और बढ़ावा मिलता है, बिजनेस को फायदा मिलता है। लेकिन जब आप टैरिफ किसी देश के बाहरी देशों पर लगा देते हैं, खुद पर तो लगाएंगे नहीं टैरिफ, बाहरी देशों पर लगाएंगे, तो टैरिफ खुद पर लगा, दूसरे देशों पे जब लगा देते हैं तो अपने व्यापारियों को बचाना उद्देश्य होता है, ताकि अपने व्यापारियों को बचाया जा सके, अपनी इनकम बढ़ाई जा सके, और दूसरे देशों को यह धमकाया जा सके कि देखो हमारा वर्चस्व इतना बड़ा है, हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे, अब तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, यानी मेरी इन शर्तों पर ही काम करो। तो भारत इस पर झुका भी नहीं, अपना कच्चा तेल लेना जारी रखा है। और अब ट्वीट किए थे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब से, और ट्रम्प साहब भी उसका जवाब दिए कि हाँ, हम लोग तो साथ मिलकर काम करेंगे। आने वाले दिन में इसके पर क्या चर्चा होती है, ये तो उस पर बनेगा तो पता चलेगा ही। इसके बाद है जापान ने क्या कहा इस बीच, भारत में 10 लाख करोड़ येन का निवेश करेगी जापान कंपनियां। ये तो ब्रिक्स वाला ही है, 2011 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था और बाकी इसके मेंबर कंट्रियां हैं, इसमें के कुछ छूटे ना हो। पीएम ने 16 प्रांतों के गवर्नर से मिले कहा जापान में, और 15वीं वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। भारत में अमेरिका के राजदूत जो किए गए हैं, नामित किए गए हैं, सर्गियो गोर, इन्होंने भी कहा है कि हम लोग का 25 साल का जो दोस्ती है भारत और हाउडी मोडी जो चल रहा था भारत और अमेरिका, ये कहीं दोस्ती खत्म खराब ना हो जाए, सतर्क रहना चाहिए। तो सतर्क रहना चाहिए, ट्रम्प साहब को बताना चाहिए, उनको तो इस समय यह भी चर्चा में रहता है और खुद भी चाहते हैं कि हमको नोबेल प्राइज मिल जाए, और किस मामले मिले समझ में नहीं आता है। एक भारत में कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों के सीएम भी इस तरह का बयान कुछ भी दे देते हैं, और यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय रूप में देखा जाए तो इनका भी बयान वैसा ही आ जा रहा है। पहले सोच समझ के उसको बयान को जारी करना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए और बाद में अपने स्टेटमेंट को फिर वापस लेना पड़े। दूसरे देश किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको मूर्ख समझ रहे हैं आप, इसलिए अपनी पहली प्रक्रिया को समझना चाहिए। हमको लगता है पहले बोल देते हैं फिर बाद में समझते हैं कि बोल पाएंगे या बोलना सही था या गलत था। चलिए ठीक है। ऐसे एक चीज और है एग्जाम के नजरिए से, इसमें जो ब्रिक्स के बैठक हैं, क्वाड के बैठक हैं, ब्रिक्स का क्या है मामला, क्या, चूंकि इस पर अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ब्रिक्स का गठन कब हुआ, क्या है उसके उद्देश्य, ये है इतना समझ लीजिए। ब्रिक्स आने वाले दिन में पूरे एशिया पर अगर कवर कर लेता है तो अमेरिका ऐसे ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि आप चीन और रूस के साथ इतने ज्यादा गठबंधन मजबूत चले जाएं ताकि पूरी एशिया पर उसका पकड़ बहुत ढीली हो जाए, हालत खराब हो जाएगी उनकी, बैकफुट पे आ जाएंगे। अब वो अब समझ नहीं पा रहा है, ना वो घोंट पा रहा है कहा जाता है और ना बाहर उगिल पा रहा है। वो सोच रहा है कि अब हम करें क्या, टैरिफ तो बढ़ा दिए, अब फिर घटाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमको जवाब देना पड़ेगा। तो अब चाहता है कि यूरोपीय यूनियन की कंट्रियां भी टैरिफ लगाएं, उसके बाद कुछ समझने और सोचने का मौका मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे अपनी बातों को सल्टाने में लगे हुए हैं। देखिए कब तक सल्टाते हैं। 14 अक्टूबर को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डांटा कि सर ये आप रूल्स के खिलाफ कर रहे हैं। एक चीज यहां दिखाना जरूरी है कि ये 1977 का एक्ट, डीसी में, वाशिंगटन डीसी वहां की राजधानी है। अपीली अदालत ने 7-4 से ट्रंप के खिलाफ निर्णय देते हुए क्या कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 के इस इमरजेंसी इकोनॉमी पावर्स एक्ट के खिलाफ काम किया है, या जो कि गलत है। लेकिन ट्रंप साहब जब अड़ जाते हैं तो कानून को मनाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए ठीक है।